हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे सीडीपी के, जो कि है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला लिया जाए तो 5 से 6 नंबर इसी एक टॉपिक से बन जाएंगे। जो 15 से 16 मिनट की क्लास जो बनेगी, इसी में से आपके 5 से 6 नंबर बन जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। पहला बिंदु है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया था और यह स्विट्जरलैंड के थे। तो जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि इनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। इनका मानना क्या था कि बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होने लगते हैं, जैसे जैसे उनका मस्तिष्क जो है वह मैच्योरिटी आने लगती है, उसमें परिपक्वता आने लगती है, वह चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं कि पानी क्यों कलरलेस होता है, एक उदाहरण के रूप में पानी पिया जाता है, पेड़ क्यों हरे रंग के होते हैं, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो ऐसे भी विभिन्न चीज़ें होती हैं कि सारे कॉन्सेप्ट बच्चे बनाने लगते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा बिंदु था कि इनके अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। इसकी मतलब क्या है कि ये मानते थे कि बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना बड़े सोचते हैं। हाँ, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, वह किसी और चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उनका मानना होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं मिट्टी से खेल रहा हूँ तो मिट्टी क्यों मुझे अच्छी लग रही है, पानी क्यों ऐसे दिख रहा है, पानी क्यों पीते हैं हम, खाना क्यों खाते हैं। और बच्चे और बड़ों का सोचना कुछ अलग होता है। बड़े अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, अन्य चीज़ों के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सोशल चीज़ें सोचते हैं, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते हैं। तो इनका मानना था, लेकिन सोचते उतना ही है जितना बच्चों का मस्तिष्क काम करता है सोचने में, उतना बड़ों का भी काम करता है। लेकिन दोनों के सोचने के जो फील्ड है, तरीका अलग है, ना कि क्वांटिटी। सोचते उतना ही है, तरीका इनका अलग है। अगला है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। इनके अनुसार कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, मतलब अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। अब इसमें क्या है, अपना ज्ञान खुद कैसे बनाते हैं कि मतलब जैसे कि अभी आप बच्चे को बताइए कि अभी आप एक गिलास में पानी ले लीजिए और बताइए कि पानी गर्म है, तो बच्चा नहीं मानेगा, उसे बार बार छूने का प्रयास करेगा। जैसे ही बच्चा वो पानी को छू लेगा तो उसको दर्द होगा, क्योंकि पानी गर्म है तो उसका हाथ जल जाएगा, और हाथ जल जाएगा तो उसके बाद उसे पता चल जाएगा कि गर्म पानी से हाथ जलता है। उसके बाद दोबारा वह कभी गर्म पानी को नहीं छुएगा, क्योंकि वह जान लेगा कि गर्म पानी से क्या होता है, हाथ जल जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माते हैं, मतलब खुद सीखते हुए, खुद करते हुए सीखते हैं, मतलब चीज़ों को खुद करके सीखते हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे तो वह नहीं मानेंगे, वह खुद चीज़ों को करके सीखते हैं। तथा नन्हे वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, पेपर में भी आ जाता है। नन्हे वैज्ञानिक है मतलब चीज़ों को खुद करके सीखते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। वही जो मैं बता रहा हूँ कि संसार की चीज़ों के आप बताएंगे तो नहीं मानेंगे, वह खुद से जो सीखते हैं, खुद से करके जो सीखते हैं उसी को मानते हैं, बस उसी को सिर्फ मानेंगे। आगे देखते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट जो था, चलिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया, अनुकूलन पहले बताया। इन्होंने क्या बताया, अनुकूलन बताया। अनुकूलन होता क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन क्या होता है, वातावरण हमारा जो आसपास का होता है, हमें उसके अनुसार ढलना ही हमारा अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, पोलर बियर्स जो होते हैं वह पोल्स में रहते हैं, वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, इसलिए उनके जो शरीर के बाल होते हैं जो वह बहुत घने होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ठंड से वह बचाते हैं। तो यही अनुकूलन है कि मतलब वातावरण के अनुसार ढलना ही अनुकूलन है। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं, अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आत्मसातकरण। पहला क्या है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। ध्यान रखिए, जो इन सब थ्योरी को हम पढ़ते हैं इसमें आप क्या करेंगे, इंग्लिश वाले टर्म को याद करेंगे, क्योंकि जब भी पेपर होता है तो हर शिफ्ट में मतलब अब तो एक ही शिफ्ट होगा, लेकिन पहले क्या होता था कि एक ही चीज़ के हिंदी के जो टर्म है अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे, लेकिन इंग्लिश के टर्म हमेशा एक ही तरीके से लिखे जाएंगे, एक ही होगा, एसिमिलेशन ही होगा। लेकिन आत्मसातकरण की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, एसिमिलेशन को आप हमेशा इंग्लिश के टर्म को याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। तो पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के साथ जो जुड़ना होता है वही आत्मसातकरण कहलाता है। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण देख लीजिए, बच्चा साइकिल चलाना सीख गया है, उसके बाद जब वो गाड़ी चलाता है तो पूर्व ज्ञान उसके पास साइकिल चलाना था और नया ज्ञान एक सीख लिया है, वही आत्मसातकरण है। लेकिन इसमें चेंज नहीं होता। चेंज कैसे नहीं होता, अगर एक उदाहरण दूँ तो मान लीजिए एक बच्चा है, वह देख रहा है
कि चिड़िया उड़ती है, तो उसे पता चल गया कि जो उड़ने वाली चीज़ होती है वह चिड़िया होती है। उसे पता चल गया कि उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है, तो उसने एक पूर्व अपना एक ज्ञान बना लिया। उसके बाद उसे जब दूसरा ज्ञान कोई दिखेगा तो वह पहला वाला पूर्व ज्ञान हो जाएगा ना। जब दूसरा ज्ञान उसने देखा कि पतंग भी उड़ रही है, पतंग उड़ाई जा रही है, तो उसके पास उसका पूर्व ज्ञान क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान उसका ये हो जाएगा कि चिड़िया उड़ती हैं, जो उड़ती हैं वो चिड़िया होती हैं। और उसका नवीन ज्ञान क्या हो जाएगा? कि पतंग भी उड़ती है। लेकिन वह इन दोनों को समाहित कर लेगा, दोनों का आत्मसातकरण हो जाएगा। लेकिन ये क्या मानेगा कि जो पतंग उड़ रही है वह चिड़िया ही है, वह पतंग को चिड़िया ही मानेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। तो यही है आत्मसातकरण। इसमें पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान जुड़ता तो है लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एडाप्टेशन में क्या प्रक्रिया है? समायोजन। दूसरी प्रक्रिया क्या है? समायोजन, एकोमोडेशन इसको कहते हैं। एकोमोडेशन आप याद करिएगा, इंग्लिश का टर्म। इसमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया जाता है। अब इसमें दोनों में अंतर यही है। इस पहले एसिमिलेशन में क्या अंतर था कि पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान दोनों आपको मिलता है लेकिन आप कोई अंतर नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? एकोमोडेशन में आप एकोमोडेट करते हैं, आप अंतर के साथ क्या करते हैं? तालमेल पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं और नए ज्ञान के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उदाहरण अगर इसका दूं तो मान लीजिए एक बच्चा पार्क में अपने पिता के साथ गया और पिता से पूछा अपने कि वह एक कुत्ता को देखा। पिता से पूछा, सफ़ेद कुत्ते को उसने देखा। पिता से पूछा कि यह क्या है? तो पिता ने बताया उसका कि यह एक कुत्ता है जो सफ़ेद रंग का है। तो उस बच्चे को क्या हो गया कि जो सभी सफ़ेद जानवर होते हैं वह कुत्ते होते हैं। लेकिन फिर एक दिन बाद फिर वह कुछ दिन बाद वह फिर पार्क में गया तो क्या हुआ? उसने एक सफ़ेद बिल्ली को भी देखा। तब उसने क्या किया कि तब वह समझ गया कि नहीं, जो सफ़ेद जानवर होते हैं वह सिर्फ कुत्ते ही नहीं होते, बिल्लियाँ भी सफ़ेद हो सकती हैं। तो ये क्या है? पूर्व ज्ञान उसका क्या हो गया था? पूर्व ज्ञान उसने क्या किया था कि जो सभी सफ़ेद जानवर होते हैं वह कुत्ते होते हैं। लेकिन जब उसने नया ज्ञान देखा कि नहीं सभी सफ़ेद जानवर, उसने फिर बिल्ली को देखा सफ़ेद रंग की, तो उसने अपने ज्ञान में क्या किया? परिवर्तन किया कि नहीं, सभी सफ़ेद जानवर कुत्ते ही नहीं हो सकते, बिल्लियाँ भी होती हैं। तो यही है एकोमोडेशन। चलिए आगे देखते हैं। साम्य धारण, संतुलन या इक्विलिब्रेशन क्या है? चलिए देखते हैं। साम्य धारण या फिर संतुलन या इक्विलिब्रेशन क्या है? यह डायरेक्ट कथन के रूप में पूछा जाता है और डायरेक्ट आपको बताना है इसमें कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो बैलेंस बनाया जाता है उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो पूछेगा इक्विलिब्रेशन किसे कहते हैं? तो एसिमिलेशन व एकोमोडेशन अर्थात आत्मसातकरण व समायोजन के बीच में जो बैलेंस अथवा संतुलन बनाया जाता है उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं या फिर साम्य धारण या संतुलन कहते हैं। आगे देखते हैं। स्कीमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी भी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा का एक और वर्ड है सूचनाओं का पैकेट्स इसे कहा जाता है। सूचनाओं का पैकेट्स क्या? मान लीजिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वह चीज़ों को सीखता जाता है तो वह चीज़ों को स्टोर करने लगता है। तो जब वह किसी नए चीज़ को सीखने जाएगा तो उसके पास जो पुरानी चीज़ें स्टोर होती हैं मस्तिष्क में, उसके पुरानी जो बातें विचार स्टोर होते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्कीमा कहलाएंगे। तो जब वह कुछ नया सीखने जाएगा तो जो पुराने जो उसके दिमाग में जो स्टोर चीज़ें होंगी वह क्या कहलाएंगी? स्कीमा कहलाएंगी। उसके बाद जब वो दूसरी चीज़ भी सीख लेगा, उसके बाद जब तीसरी चीज़ सीखने जाएगा तो पहली और दूसरी चीज़ जो स्टोर होगी वह क्या कहलाएगी? वह भी स्कीमा कहलाएगी। ऐसे ऐसे जो चीज़ें उसके दिमाग में स्टोर होते जाती हैं, जो बातें उसके दिमाग में स्टोर होते जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यह जन्मजात होती है, तो प्रश्न बनता है। स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है कि स्कीमा से। तो स्कीमा क्या होता है कि सूचनाओं का पैकेट्स होता है और जो दिमाग में पहले से स्टोर चीज़ें होती हैं और वह उससे क्या होता है? किसी के प्रति आप धारणा बनाने लगते हैं, तो इसे स्कीमा कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया है, मान लीजिए आप किसी एक चीज़ को सीखें, उसके बाद जब आप दूसरी चीज़ों को सीखने जाएंगे तो जो पहली चीज़ आपके दिमाग में स्टोर होगी वह स्कीमा कहलाएगी। उसके बाद जब आप तीसरी चीज़ को सीखने जाएंगे, पहली और दूसरी चीज़ जो स्टोर हो जाएगी वह स्कीमा कहलाएगी। ऐसे ऐसे आपके दिमाग में जो चीज़ें स्टोर होती जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। और यह प्रक्रिया जन्मजात होती है, ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया जो होती है वह जन्मजात होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना ही संगठन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका स्कीमाओं को जोड़ना ही संगठन कहा जाता है। अभी पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, तो स्कीमा को ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मतलब स्कीमा को व्यवस्थित ढंग से करना ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो स्कीमाओं को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाते हैं? स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें अन्य स्कीमाओं से जोड़ना ही क्या कहलाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पियाजे ने अपनी जो संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं दी उसको देखते हैं। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था। पहली क्या है?
संवेदी पेशी अवस्था या फिर सेंसरी मोटर, आप इंग्लिश के टर्म को ज़्यादा याद करिएगा, सेंसरी मोटर। और यह होती कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष होती है। होती कितनी है? 0 से 2 वर्ष पूछते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो 0 से 2 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो 4 अवस्थाएं हैं ध्यान रखिएगा, जितने भी थ्योरी हैं उसमें पियाजे सबसे इंपॉर्टेंट है सीटेट में। तो पियाजे की लगभग सारी चीज़ें आपको याद करना है। तो इसमें कितना होता है? सेंसरी मोटर में 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें क्या? बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उदाहरण के रूप में मैं बता ही रहा था, जो पहला उदाहरण दिया था कि बच्चा जो हाथ से टच करके सीखता है कि गर्म पानी है, या फिर बच्चा कुछ खा लेता है, मान लीजिए वो उसे पता चल जाता है तीखी चीज़ है तो वह रोने लगता है, तो अपनी जीभ से सीखता है, अपनी नाक से, अपनी कान आँख से देख कर सीखता है। तो यह क्या है? ज्ञानेंद्रियों से सीखता है ना बच्चा। अपने जो इनकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे आँख से सीखता है कुछ चीज़ों को देखकर, नाक से महसूस करता है, हाथ से सीखता है, टच करेगा, अगर गर्म आएगा तो पता चल जाएगा कि चीज़ें गर्म है, ठंडी है तो पता चल जाएगा चीज़ें ठंडी है, जीभ से टेस्ट से पता चलता है, और कान से पता चलता है कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। तो ये क्या है कि इसमें क्या होता है? बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये क्या होता है? वस्तु स्थायित्व मतलब बच्चा चीज़ों को पहचानने लगता है। बच्चा बोल तो सकता नहीं लेकिन चीज़ों को पहचानने लगता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। अगर इसका उदाहरण देखूं तो मान लीजिए आपकी कार की की है वह खो गई है आपसे, और बच्चा देखा है कि यह चीज़ की है। अगर बच्चे को पता है कि वह चीज़ की है, तो उसके बाद अगर वह देखा होगा कि वह चीज़ कहाँ खोई है तो आपको ला के दे देगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि यह जो चीज़ दिखने में ऐसी लगती है यह क्या कहलाती की है, मतलब वह वस्तुओं को पहचानने लगा है। अगर आपकी कुछ और चीज़ें खो गई हैं तो क्या होता है कि वह अगर उसे पता होता है कि यह चीज़ ये है तो वह आपको ला के दे देगा, क्योंकि उसे क्या होता है कि वस्तु की छाप उसके अंदर होने शुरू हो जाती है। वस्तु स्थायित्व का गुण यही आ जाता है। तो यही है ऑब्जेक्ट परमिनेंस या फिर वस्तु स्थायित्व। आगे देखते हैं, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष होती है। कितने? 2 से 7 वर्ष होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। पूर्व संक्रिया, संक्रिया का मतलब क्रिया करना, और पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो क्रिया से पूर्व मतलब इसमें बच्चा जो है सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है कि बच्चा जो है वह सामने आने वाली चीज़ों को देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं इसमें। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाएगी, मतलब साइकिल शब्द अगर उसे बोला जाएगा तो उसके माइंड में क्या होगी? साइकिल की एक इमेज बन जाएगी। अगर उसके शब्द जैसे कि फ्रूट्स है, अगर उसके फ्रूट्स में या भी जो चिप्स खाता है, अगर चिप्स शब्द की बात की जाएगी तो उसके माइंड में चिप्स की एक इमेज बन जाएगी। तो यही होता है, प्रतीकात्मक सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। आगे देखते हैं, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या फिर गोल, यहाँ गोल हो जाएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। इसमें क्या होता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार अथवा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जैसे कि भूख लगने पर वह खुद प्रयास करके मांग लेता है, मतलब उसको अगर भूख लगेगी तो वह खुद प्रयास करके मांगने लगता है, जो उसका लक्ष्य होता है उसके प्रति वह व्यवहार करना शुरू कर देता है। यही है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आगे देखते हैं, अगला है जीववाद। जीववाद क्या होता है? एनिमिज्म। इसमें क्या होता है? बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है? बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि एक बच्ची है, वह अपने डॉल के साथ खेलती है तो बिल्कुल वह वैसे बिहेवियर करती है जैसे उसकी माँ उसके लिए करती है। वह उसको खाना खिलाने का प्रयास करती है, उसके बाल बनाने का प्रयास करती है, उसको सजाने का प्रयास करती है, सुलाने का प्रयास करती है। तो यही है, बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, और ये क्या कहलाती है? प्रक्रिया जीववाद या फिर एनिमिज्म कहलाती है। और यह पूर्व संक्रियात्मक में इस अवस्था में होता है। इसके बाद क्या होता है कि वह अगली वाली अवस्था में इन चीज़ों को बच्चा सीख लेता है। अगला गुण होता है अहम केंद्रित। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वह सही है, जो सोच रहा है वह सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। इस अहम केंद्रित क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है वह सही है, जो वह सोच रहा है वह सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत है। मतलब उसका मानना होता है कि अगर मुझे ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड की आइसक्रीम पसंद है तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसे यही फ्लेवर्ड की आइसक्रीम खानी चाहिए। अगर मेरे मम्मी पापा कोई और फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे हैं या ला रहे हैं तो वह गलत कर रहे हैं। यही इनका मानना। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो पूरी दुनिया को चॉकलेट पसंद होनी चाहिए। ये क्या होता है कि अहम केंद्रित का गुण होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है वह ठीक है और जो वह सोच रहा है वह ठीक है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। आगे देखते हैं, अपलटाववादी क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। इसमें क्या होता है कि अपलटाववादी का गुण इसमें नहीं होता। मतलब 4 + 6 का 10 वह कर सकता है, लेकिन 10 = 6 + 4 नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, 4 + 6 = 10 कर सकता है, लेकिन 6 + 4 = 10 नहीं कर
कर सकता और 10 बराबर 6 + 4 भी नहीं कर सकता, मतलब अपलटाववादी का गुण नहीं होता। आगे देखते हैं, मुद्रा संप्रत्यय का गुण इसमें नहीं होता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुद्रा संप्रत्यय का गुण नहीं होता, मतलब अगर उसे 100 की नोट दिखाएंगे और 20 रुपये का एक एक का सिक्का दिखाएंगे तो वह या ज़्यादा या वह इसे ही चुनेगा, जो 1 1 रुपये का सिक्का होता है बच्चा उसे ही चुनेगा, क्योंकि यह ज़्यादा दिखने में लगता है। तो यही है, मुद्रा संप्रत्यय का गुण इसमें नहीं होता। दूरी का गुण इसमें नहीं होता, बच्चों में दूरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वह भी नहीं होता। भार का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। भार का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, मान लीजिए एक तराजू है, तराजू में एक और 5 किलो रुई रखिए। अब रुई चूँकि बहुत ज़्यादा फैली होती है, दूसरी ओर क्या करिए, एक पत्थर ऐसा रखिए जो 5 किलो से ज़्यादा हो, 10 किलो का हो, लेकिन चूंकि पत्थर जो होता है वह कम फैला होता है, तो वह बच्चा क्या सोचेगा कि यह ज़्यादा भारी है, क्योंकि यह ज़्यादा दिख रही है इसलिए यह ज़्यादा भारी है, इसलिए उसके भार का कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं होता। ऊंचाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऊंचाई का भी कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होता। क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी होती है इसमें। तो क्या क्या कमी होती है इस अवस्था में, मुद्रा संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट नहीं होता, दूरी भार हाइट की कॉन्सेप्ट भी नहीं होती। जैसे कि 1 किलो रुई दे आप रख दीजिए, वह ज़्यादा दिखेगी, और 5 किलो का पत्थर वह नहीं चुनेगा, वह क्या कहेगा कि 1 किलो वाली रुई जो है वह ज़्यादा भारी है, क्योंकि वह ज़्यादा दिख रही है। तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट इस अवस्था में नहीं होता है। उनमें केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रेशन क्या होता है कि एक समय पे किसी एक वस्तु के बारे में ध्यान दे सकता है, किसी एक विशेषताओं के बारे में ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब मान लीजिए जैसे फिगर बना है, बच्चा अगर मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, बाकी चीज़ें उसके आसपास क्या हो रही है वह नहीं देखता है, क्योंकि वह एक समय में केवल एक चीज़ों पर ध्यान ही दे पाता है इस अवस्था में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, सेंट्रेशन का गुण होता है, मतलब एक समय में केवल एक चीज़ पर ध्यान दे पाता है, केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाता है। आगे देखते हैं, संरक्षण का गुण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज करें तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पड़ता। संरक्षण का गुण भी इसमें नहीं होता। मतलब मान लीजिए आप इसको देखिए, एक लंबी गिलास है, ठीक है, एक लंबी गिलास है और एक थोड़ा सा चौड़ी गिलास है, लेकिन वो छोटी है। एक चौड़ी गिलास है लेकिन छोटी है, तो बच्चा जो समझेगा इसमें यहाँ तक पानी है, लेकिन इसमें पानी उतना ही 2 लीटर पानी इसमें भी है, 2 लीटर पानी इसमें भी, लेकिन ये चौड़ी चूँकि गिलास है तो इसलिए इसमें पानी यहाँ तक आएगा, और ये लंबी है इसलिए यहाँ तक पानी आएगा, लेकिन बच्चा समझेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इसमें ऊपर तक भरा है। तो यही है संरक्षण का गुण, यही होता है। संरक्षण का गुण इसमें बच्चे में नहीं होता, मतलब ये समझेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, जबकि पानी तो दोनों में बराबर है। तो संरक्षण का गुण ये होता है कि आप समझ लीजिए, लेकिन संरक्षण का गुण इस अवस्था में बच्चे में नहीं होता है। आगे देखते हैं, क्रमबद्धता नहीं होती, इसमें बच्चा वस्तुएं तथ्यों को उनके आकार में रख पाना नहीं सीख पाता है। मतलब बच्चा जो है वह वस्तुओं को आकार में, जैसे देखिए यहाँ बड़ी गिलास लग दिया, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो वस्तुओं को क्रम में रखना नहीं सीख पाता है। तो देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी गुण जो होते हैं पूर्व संक्रियात्मक में होते हैं। पहले देख लेते हैं संवेदी पेशी में क्या क्या होता है। संवेदी पेशी में 2 पॉइंट याद करने लायक है। बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है और वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चा जो है वह ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है पहली बात कि बच्चा सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में क्या होगा, साइकिल की एक इमेज बन जाएगी। दूसरा है कि इस स्टेज में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, मतलब जो उसका लक्ष्य होता है उसके प्रति वह व्यवहार करने लगता है। तीसरा है, और तीसरा देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें जीववाद का गुण होता है, मतलब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद का गुण पाया जाता है। निमिज्म का, बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। अहम केंद्रित होता है, मतलब बच्चा यह समझता है कि जो वह कर रहा है, जो वह सोच रहा है वही सबसे अच्छा है। दूसरा है अपलटाववादी का गुण इसमें नहीं होता, मतलब 4 + 6 = 10 तो उसे पता है, लेकिन 6 + 4 = 10 होगा या नहीं पता होता है। बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं को पलटना उलटना नहीं जानता होगा। मुद्रा संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। 100 का नोट और 20 सिक्के, एक एक के 20 के सिक्के को चुनेगा। दूरी का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होता। भार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऊंचाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्रम निर्धारण की योग्यता भी नहीं होती। तो कुल मिला के बच्चे में इस अवस्था में क्या होगी, अगर आपको ट्रिक बताऊँ तो इस अवस्था में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। बाकी जो सारी चीज़ें आपको अगर पूछेंगे क्या नहीं होती है, तो आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चुनना है। मतलब अपलटाववादी का गुण किसमें नहीं होता है, तो आपको क्या चुनना है, दूसरी अवस्था चुननी है। लेकिन अगर पूछ लेगा कि अपलटाववादी का गुण किसमें बच्चे में आ जाता है, तो आपको कौन सी अवस्था चुननी है, संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, जो तीसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था। अब पूछ लेगा कि बच्चे में किस अवस्था में अहम केंद्रित नहीं रहता है, तो तीसरी अवस्था हो जाएगी। पूछ लेगा बच्चे में मुद्रा संप्रत्यय का गुण किसमें आ जाता है, तो वह तीसरी अवस्था हो जाएगी। लेकिन पूछेगा किसमें नहीं होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में केवल 2 चीज़ें होती हैं, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं। जीववाद का गुण किसमें पाया जाता है, प्री ऑब्जेशनल अर्थात पूर्व संक्रियात्मक में ही पाया जाता है। और अहम केंद्रित का गुण पूर्व संक्रियात्मक पाया जाता है। अपलटाववादी का गुण नहीं होता। मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता नहीं होती है इनके अंदर। इस अवस्था में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। इसमें मतलब एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाता है। और संरक्षण का गुण भी इसमें नहीं होता है। संरक्षण का गुण इसमें नहीं होता है। बच्चा नहीं समझ पाता है कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक गिलास है, मान लीजिए
जो चौड़ी गिलास है 2 लीटर पानी है, एक लंबी गिलास है उसमें भी 2 लीटर पानी है, तो बच्चा इसे ज़्यादा समझेगा, जबकि पानी दोनों बराबर है। तो यही संरक्षण का गुण होता है, लेकिन बच्चा इसको भी नहीं समझ पाता है। क्रमबद्धता करना भी नहीं सीखता है बच्चा, उनके आकार पे क्रमबद्ध करना नहीं सीख सकता है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, 7 से 11 वर्ष इसकी उम्र होती है। उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि जो सामने रखी हुई चीज़ें होती हैं बच्चा उन पर जो चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब जो मूर्त चीज़ें होती हैं उस पर बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। ऊपर के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वह बच्चा सीख लेता है, जैसे अपलटाववादी का गुण, जीववादी का गुण, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण इसमें आ जाता है। तो मैंने बताया, अभी आपको ट्रिक बताई थी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें बच्चे से नहीं होती हैं वह तीसरी अवस्था में हो जाती है। तो आपको एक ही याद करनी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या याद करना है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और क्या याद करना है, सिम्बल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। उसके बाद कोई भी चीज़ पूछेगा तो आपको क्या करना है, अगर पूछेगा कि नहीं कर पाता है तो दूसरी अवस्था चुननी है, कर लेता है तो कौन सी अवस्था चुननी है, तीसरी, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि अपलटाववादी का गुण, जीववादी का गुण, मुद्रा, भार, संरक्षण की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण उसके अंदर आ जाता है। अगला आगमनात्मक तर्कणा क्या होती है, इसका भी गुण आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या होता है, यह भी इस अवस्था में होता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। तो उदाहरण के ऊपर आधारित होकर जब बच्चा तर्क करने लगता है, अगर उसे कुछ उदाहरण देंगे तो वह उसके ऊपर तर्क करने लगेगा, तो क्या कहलाता है, आगमनात्मक तर्कणा कहलाता है। आगे देखते हैं, चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष इसकी उम्र है, 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसको कहते हैं। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, मतलब ज्ञान की सबसे अच्छी अवस्था यही होती है, सबसे ऊंची अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन क्या होती है, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं उसका भी चिंतन करने लगता है, जैसे कि मेरा कैरियर कैसे आगे जाएगा, मुझे ये समस्याएं आ रही हैं, तो उसकी जो समस्याएं, मतलब जो अमूर्त चीज़ें हैं, भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वही तो अमूर्त चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर भी वह चिंतन करना शुरू कर देता है। निगमनात्मक तर्कणा भी इसमें आ जाती है, मतलब बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगेगा। अगर बच्चे को आप कुछ बताएंगे a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो पूछेगा तो यह कैसे होगा, तो आप उसे बताएंगे कि a+b × a+b हो रहा है, तब a से गुणा हो रहा है, a का b से। तो इसमें क्या होता है, बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। जबकि मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता था, बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करता था। बच्चा जो है वह उदाहरण के ऊपर तर्क करता था, जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है, तो वह क्यों होता है, तो वह बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नियम के ऊपर बच्चा तर्क करने लगता है लास्ट अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक में। अब हमारा लास्ट बिंदु बच्चा है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी और क्या क्या की थी। तो पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को परिवर्तनशील बताया है। तो पियाजे ने क्या बताया कि जो ये 4 विकास के चरण है, यह क्रम परिवर्तनशील है। मतलब बच्चा पहले संवेदपेशी अवस्था में ही जाएगा, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक में, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक में। जबकि यह गलत है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक भी सीख सकता है। तो पियाजे ने क्या कहा था, जो मैंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, पहली संवेदपेशी अवस्था, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, इस 4 अवस्था में ही बच्चे का विकास होगा। लेकिन अगर आप उसे अच्छा वातावरण देंगे, अगर आपके वातावरण का माहौल अगर अच्छा है, तो क्या बच्चा अपनी अवस्था से अधिक भी सीख सकता है। बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 2 से 7 वर्ष होती है, तो पियाजे के अनुसार वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, लेकिन उन्हें दूरी, भार, हाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उन्हें मुद्रा संप्रत्यय का भी गुण आ जाता है, अपलटाववादी का गुण भी आ जाता है, जीववाद वह छोड़ भी सकते हैं, उन्हें सजीव और निर्जीव में अंतर करना सीख लेते हैं। तो यही पियाजे की आलोचना है। चलिए फिर आज के सेशन में, आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर धन्यवाद।